अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स, कैसे हैं आप? आई होप सब ठीक होंगे। तो आज हम रीड करेंगे अपने नावल का लास्ट पार्ट। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नावल की तरफ। वो जानता था कि जितनी जुनूनी वो है ज़रूर शिफा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी, इसलिए इसने कल ही अपने कमरे में कैमरे लगवा दिए थे। वो और शिफा से भी कमरा लॉक करके सोने को कहा था, लेकिन इसे ये उम्मीद नहीं थी कि वो मन्नत को जान से मारने की कोशिश करेगी। वो तो सिर्फ इसे कुछ ज़रूरी फाइल्स लेने के लिए आया था। डुप्लीकेट की मदद से रूम को खोला था और स्टडी में चला गया था, लेकिन वो एक पुलिस वाला था। हल्की सी आवाज़ भी महसूस आसानी से सुन सकता था। किसी के पैरों की आवाज़ पर वो जब स्टडी से बाहर निकला तो ज़रिश मन्नत का मुंह समझकर इसके पैरों पर तकिया रख के दबाव डाल रही थी। अगर ऐन वक्त पर वो वहाँ मौजूद ना होता तो क्या होता, ये सोचकर ही इसके जिस्म से आग भड़क उठी थी। इसने ज़रिश को बालों को सख्ती से दबोचा था। पहले तो ज़रिश घबराई, फिर इस घबराहट की जगह इसकी हठधर्मी ने ले ली। मैं हमारे बीच में आने वाले हर इंसान को ख़त्म कर दूंगी, क्योंकि तुम सिर्फ मेरे हो और ये तवाइफ तुम्हें मुझसे। आदम ने इसके मुंह पर बेदर पे कई थप्पड़ रसीद किए थे। वो कैसे इसकी बीवी के बारे में ऐसा बोल सकती थी? खबरदार, एक लफ्ज़ भी इस जुबान से निकाला तो मैं कसम खाता हूँ ज़रिश, तुम्हें जिंदा ज़मीन में काट दूंगा। आज तुमने हर हद पार कर दी है और तुम अपनी औलाद को खाने चली थी। आदम की धाड़ पर वो दर्द के बावजूद मुस्कुरा कर बोली। आदम को वो इस वक्त कोई साइको ही तो लगी थी। आदम ने इसे ज़मीन पर पटा और शहरयार को कॉल की। तुम्हारी बहन को मैं अपनी बेटी पर अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में अरेस्ट कर रहा हूँ। एविडेंस भी मौजूद है मेरे पास। रिकॉर्डिंग की सूरत में मुझसे पुलिस स्टेशन में आकर मिलना। इसने कहकर कॉल बंद कर दी और ज़रिश को खींचते हुए बाहर ले जाने लगा, जबकि इसने एक नज़र भी शिफा पर डाली ना थी। वो ज़रिश को आज इसके अंजाम तक पहुँचाने ही वाला था। ज़रिश के तो इसके इरादे जानकर ही होश उड़ गए थे। इसने आदम का बाजू पकड़ लिया। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं बीवी हूँ तुम्हारी, और अगर तुमने मेरे साथ ऐसा करने की कोशिश की तो मेरा भाई तुम्हें छोड़ेगा नहीं। तुम इस कल की आई हुई लड़की के लिए मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं मोहब्बत करती हूँ तुमसे। जब से वो लड़की पैदा हुई है हमारे बीच में दूरियां आ गई हैं, इसलिए मैं इसे ख़त्म कर रही थी। आदम छोड़ो मुझे, मैं इस लड़की को और इसकी वजह से तुम्हारे करीब आने वाली औरत को ख़त्म कर दूंगी। इस वक्त वो डर और गुस्से की मिली जुली कैफियत के ज़ेरे असर चिल्लाई थी। मगर आदम खानज़ादा इस वक्त अपने नाक कान सब बंद किए इसे खींचता, गाड़ी तक लाया और इसे अंदर फेंकता गाड़ी खानज़ादा हाउस से निकालकर रोड पर डाल दी। ज़रिश की चीखों से फरवा बेगम और सद्दा बेगम जाग गई थी, जबकि सलार और जीजा भी अपने कमरे से निकल आए थे। आयत और फरी अपनी अपनी जगह घर जा चुकी थी। इसके लफ्ज़ों पर घबराकर सब शिफा के कमरे की तरफ भागे थे। बेड के बीचों बीच शिफा मन्नत को सीने से लगाए घबराई रो रही थी। सबसे पहले फरवा बेगम आगे बढ़ी और इसके कांपते वजूद को अपनी ममता भरी होश में लिया था। मन्नत इतनी गहरी नींद में थी कि इसे किसी चीज़ का होश भी ना था कि शायद कुदरत भी इसे अपनी माँ की सफाकियत से अनजान रखना चाहती थी। जीजा ने जल्दी से मन्नत को इसके बाजुओं से लेकर काट में लिटाया और वो खुद नहीं चाहती थी शिफा के रोने की आवाज़ पर उठ जाए। बेटा तुम ठीक हो? सद्दा बेगम ने इससे पूछा तो फरवा बेगम के सीने से लगी फूट फूट कर रोती थी। इसके रोने पर इन औरतों की आंखें भी नम हो गई थी। सलार वहाँ से निकल गया था। अम्मी इनसे कहें वो मुझे छोड़ दें, वो इनको अपने पास रख ले। मैं किसी की नफरत बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो मुझसे नफरत में आज मन्नत को मारने आ गई थी। अम्मी इनसे कहें वो मुझे और मन्नत को कहीं और छोड़ दें, या वो खुद इसके साथ चले जाएं। अगर आज वो टाइम पर नहीं आते तो मैं मन्नत को खो देती। वो हिचकियों के दरमियान बोलती सबको रुला गई। वो शीशे की तरह शफाफ लड़की थी जिसने इस घर के लोगों को अपनी मोहब्बत और सादगी से जीता था। इस घर में रहने वाला हर फर्द जिससे मोहब्बत करता था। कैसे ना नम होती इन सबकी आंखें। इस वक्त हर कोई इसकी तकलीफ महसूस कर रहा था। शिफा बच्चे बस कर दो रोना, आदम है ना, वो सब ठीक कर देगा। तुम इस घर में हम सब के साथ रहोगी और मन्नत बिल्कुल ठीक है। तुम परेशान मत हो, कोई भी तुम दोनों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हम सब तुम्हारे साथ हैं। रोना बंद करो, तबीयत खराब हो जाएगी। फरवा बेगम इसके बालों में हाथ फेरती नरमी से इसको समझाने लगी थी, मगर वो तो कुछ और ही सोचे बैठी थी। जबकि जीजा और सद्दा बेगम अभी तक हैरान थी कैसे ज़रिश ऐसा कर सकती है। आदम ने इसे लाकर एक लेडी कांस्टेबल के हवाले किया था और जाकर अपने ऑफिस में बैठ गया था। इसके चीखने की आवाज़ें बाहर तक आ रही थी। आदम गुस्से से उठकर खड़ा हो गया। अब आप इसको अंदर वाली सेल में बंद करें, इसकी आवाज़ें नहीं आनी चाहिए मुझे। वो गुस्से से चीखा था। वो जल्दी से उठकर ज़रिश तक आई और इसे खींचते हुए अंदर बने खुफिया सेल में लाकर इसके मुंह पर टेप लगा दी थी। अभी 5 मिनट ही नहीं गुजरे थे कि शहरयार दौड़ता हुआ अंदर आया था। कहाँ है ज़रिश? क्या किया है इसने? शहरयार ने आदम से पूछा। वो जानता था कितनी बार रोड पर एक्सीडेंट होते होते बचा था इसका।
कसम खुदा की शहरयार, सिर्फ तुम्हारी वजह से आज वो जिंदा है, वरना जितना इसने मेरे सब्र को आजमाया है ना, मैं जानता हूँ आज अगर मैं इस वक्त घर पर नहीं पहुँचता तो आज मैं सर पकड़ कर यहाँ बैठा रो रहा होता। आदम इंतहाई सबसे बोला था। इसके बावजूद इसके अल्फाज और लहजे से ज़रिश के लिए साफ नफरत झलक रही थी। शहरयार निदामत से सर झुका कर बैठ गया था। यकीन करो, मैंने बहुत नरमी से, मोहब्बत से सब करके देखा है, इसके बावजूद वो सिर्फ अपना सोचती है। मैं कुछ नहीं कर पा रहा यार। आदम इसके साथ रखी चेयर पर बैठ गया था। शिफा से इसकी नफरत समझ आती है, लेकिन कोई माँ अपनी औलाद को कैसे मार सकती है यार। वो इस वक्त शदीद अज़ियत में था। मैं जानता हूँ यार, तुमने अपनी हिम्मत से ज़्यादा बर्दाश्त किया है इसे। काश मैंने इससे पहले ये जिद पूरी ही ना की होती तो आज ये सब ना हुआ होता। लेकिन मुझे ज़रिश से इस तरह के किसी अमल की उम्मीद ना थी। वो बुरी है मानता हूँ, लेकिन कैसे वो मन्नत के साथ ऐसा करेगी, मुझे यकीन नहीं आ रहा। इसका दिल मानने को तैयार ही ना था कि इसकी बहन अपनी औलाद को कत्ल भी कर सकती है। आदम ने इसकी बात पर अपना मोबाइल निकाल कर इसके आगे किया, जिसमें सलार ने कुछ देर पहले की रिकॉर्डिंग भेजी थी। शहरयार को लगा वहां से उठकर जा नहीं पाएगा। इसका दिल की ज़मीन फटे और वो इसमें समा जाए। मैं इससे मिलना चाहता हूँ। शहरयार संभल कर संजीदगी से बोला था। ओके चलो। आदम इसे लिए एक सेल में आया जहाँ इससे रखा गया था। कुर्सी से बंधी हुई बिखरे बालों के साथ बैठी, वो आंखों में बेतहाशा नफरत लिए बैठी ज़रिश ही तो थी। अपनी हरकत और अल्फाजों से ये मेरी बर्दाश्त के आखिरी हद तक आजमा चुकी है। ज़रिश का मुंह खोलते हुए वो बोला। शहरयार ने कोई जवाब न दिया था। एक कुर्सी आगे करके ज़रिश के सामने बैठ गया था। आदम इन दोनों को अकेला छोड़ के बाहर निकल गया था। शहरयार ने ज़रिश को खुद सर आंखों में झांका, जहाँ कोई निदामत, शर्मिंदगी, अफसोस कुछ भी न था, बल्कि अब अपनी हर ख्वाहिश पूरी करने का एक अज़म था। क्या चाहती हो तुम? शहरयार का चेहरा स्पॉट था। आदम इस लड़की को छोड़कर मेरे पास आ जाए। वो लड़की आदम की बीवी है, मैं इसकी पहली बीवी हूँ। तुम इसे छोड़कर गई थी, वापस आने के लिए गई थी। किस हक से वापस आई हो? 2.5 साल जब तुम्हारी बेटी को छोड़कर तुम्हारी ज़रूरत थी, तब तुमने अपनी ख्वाहिशात के पीछे सबकी मोहब्बतें इनके मुंह पर मार की। अब तुम्हें कोई हक नहीं बनता वापस आने का, और थोड़ी बहुत जो उम्मीद थी, जो भी तुम अपने हाथों से आज ख़त्म कर चुकी हो। शहरयार ने संजीदगी से कहा। आदम सिर्फ मेरा है। अगर इसने इस तवाइफ को नहीं छोड़ा तो मैं इसको और इसकी बेटी को ख़त्म कर दूंगी। ज़रिश जुबान को लगाम दो। शहरयार धाड़ा था। क्यों लगाम दूं? क्या इसने आपको भी अपनी अदाओं के जाल में फंसा लिया है? वो इंतहाई बदतमीजी से बोली थी, और वहीं शहरयार के भारी हाथ का थप्पड़ इसके मुंह पर पड़ा था। काश तुम्हारी जगह मेरी माँ की कोख से इस लड़की ने जन्म लिया होता तो आज मैं सर फखर से बुलंद करके सबके आगे चल रहा होता, ना कि शर्मिंदा होकर। अरे तुमने तो अपनी ही सगी औलाद को नहीं बख्शा, तुम्हारे हाथ नहीं काम पे। ज़रिश ये सब करते हुए वो दुख और हैरानी से बोला था। तुमने इस घटिया लड़की के लिए मुझ पर हाथ उठाया है। ज़रिश गुस्से से झटपटाती चीख पड़ी। एकदम चुप। एक माँ ही नहीं, एक औरत के नाम पर भी दबा हो तुम। तुम्हारे हर करतूत की खबर है मुझे शर्म आ रही है कि तुम मेरी बहन हो। तुम्हारी वजह से मेरा बाप टेंशन लेते लेते इस दुनिया से चला गया, और तुम आदम के निकाह में थी ना, तो इसकी मोहब्बत की दावेदार। इसके निकाह में होते हुए तुमने कैसे किसी और के साथ हराम रिश्ता बनाया? इस वक्त शहरयार के लहजे में शर्मिंदगी, हकारत के सिवा और कुछ भी ना था अपनी बहन के लिए। जबकि ज़रिश तो इसकी बात पर ही साकित हो गई थी और हैरानी से इसको देखने लगी थी। तुम्हें क्या लगा था मुझे कुछ भी नहीं पता? तुम्हारे किए के गुनाह मेरे घर तक पहुंच चुके हैं। तुम्हारे हर गुनाह के सबूत देकर गया है, यहाँ तक कि जिस हॉस्पिटल से तुमने अपना अबॉर्शन करवाया है, वहाँ की एक स्लिप और रिपोर्ट सब मौजूद है मेरे पास। शहरयार नफरत से इसको देखकर बोला था। भाई मुझे माफ़ कर दें, लेकिन ये सब आदम को मत बताना। इस वक्त भी इसकी आंखों में शर्मिंदगी नहीं थी, बल्कि हल्का सा डर था आदम का। वो शायद भूल चुकी थी कि वो आदम के सामने ही मन्नत को मारने की कोशिश कर चुकी है। वो अभी भी आदम से अच्छे की उम्मीद कर रही थी। तुम यहाँ इसकी बेटी पर कातलाना हमला करने के जुर्म में बंद हो, और इस बात का सबूत इसके पास मौजूद है। आराम से अंदर जाओगी तुम, और जिस तरह तुम्हारे अफेयर्स और इन 2.5 सालों की कारकर्दगी है, अदालत यूं चुटकियों में इसका केस का फैसला आदम के हक में देगी, और तुम पूरी जिंदगी जेल में तड़पती रहोगी। और इसकी तरफ से ये केस तुम्हारे खिलाफ मैं लड़ूंगा। शहरयार चबा चबा कर बोलता। इसका सारा सुकून खारिज कर गया था। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं आपकी इकलौती बहन हूँ। मैं जेल नहीं जाना चाहती। मुझे यहाँ से निकालो। वो बेबसी से चिल्लाई। तुमने बहन होने का फर्ज कब निभाया है? मेरी इज्जत तोकड़ी की कर दी है तुमने। तुम जानती भी हो कि तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें बचाऊं। शहरयार खामोश गुस्से से चीख पड़ा।
प्लीज़ भाई मुझे यहाँ से निकालें, जो आप कहेंगे मैं सब करूँगी, मैं यहाँ से चली जाऊँगी, लेकिन मुझे इस कैद में से निकालें, लेकिन मेरा साथ नहीं छोड़ें। इस वक्त वो कैद के डर से गिड़गिड़ा रही थी। शहरयार का दिल पसीज गया, मगर इसके गुनाह इतने कम तो ना थे कि वो इसको माफ़ कर देता। ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम हमेशा के लिए ये शहर छोड़कर चली जाओगी। मन्नत और शिफा को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगी और ना इनके आसपास जाओगी तुम कभी, ठीक है? जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी, बस मुझे यहाँ से निकालें। वो जल्दी से बोली, कल तक बेल के पेपर रेडी करवाता हूँ मैं। सॉरी, कल तक बिल के पेपर रेडी करवाता हूँ मैं, लेकिन आज की रात तुम्हें यहाँ गुजारनी पड़ेगी। शहरयार संजीदगी से कहकर उठ गया था। नहीं, मुझे यहाँ से अभी बाहर निकलना है, कुछ भी कर लें भाई, वो पीछे से रोते हुए बोली। तो शहरयार अपने कान बंद किए वहाँ से निकल गया। आयत कल रात ही घर वापस आ गई थी। फरी अपने घर जाते हुए इसे भी शाह मेंशन छोड़कर गई थी, मगर यहाँ आकर इसे पता चला बिलाज किसी मीटिंग की वजह से दूसरे शहर गया है। सुबह ही लौटेगा। इसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और अच्छे से अपनी नींद पूरी करके उठी और बाहर आ गई। आज ही इसने सबके लिए नाश्ता बनाने का सोचा था। पहले हानिया ही किचन में मुलाजमा के साथ नाश्ता बनाती थी। अरे तुम क्यों उठी हो? इस हालत में आराम करना चाहिए। आयत ने इसे देखकर फिक्रमंदी से पूछा। नहीं भाभी, मैं ठीक हूँ। फरजाद को मेरे हाथ का नाश्ता करने की आदत है, वरना वो नाश्ता किए बगैर ही ऑफिस चले जाते हैं। हानिया ने मुस्कुराकर जवाब दिया। ये तुमने फरजाद भाई को कुछ ज्यादा ही सर पर नहीं चढ़ा लिया? ये क्या बात हुई भला कि अपनी बीवी के हाथ का ही नाश्ता करना है? आयत ने मुंह बनाकर कहा। हानिया खिलखिलाकर हंस दी। अच्छा एक बात तो बताओ, ये बिलाज को नाश्ते में क्या पसंद है? इसने कान खुजाते हुए पूछा। अच्छा, भाभी भाई को सर चढ़ाने का इरादा रखती हैं क्या? हानिया ने हंसते हुए कहा। जी नहीं, वो पहले ही बहुत फ्री हो चुके हैं, मैं तो बस नॉलेज के लिए पूछ रही थी। इसने बात बनाई। अच्छा, वैसे नाश्ता तो वो बहुत लाइट सा करते हैं, बट आलू के पराठे वो बहुत शौक से खाते हैं। हानिया ने स्केल में इजाफा किया। वो अपना काम करने लगी थी। वो भी अपना दुपट्टा कमर पर बांधे अपने काम में जुट गई। दोनों ने मुलाजमा को बाहर भेजकर सबका नाश्ता रेडी किया था और डाइनिंग टेबल पर लगा दिया। बाहर से बिलाज की आवाज़ आ रही थी। शायद वो अभी लौटा था। अम्मा जान भी नाश्ते के लिए आ चुकी थी। बिलाज शाह फरजाद के साथ अंदर दाखिल हुआ और इसकी पहली नज़र ही अपनी बीवी पर पड़ी, जो घर की बड़ी बहू की जिम्मेदारी निभाते हुए नाश्ता सेट कर रही थी। बिलाज का दिल इसको देखकर ही एकदम मचल गया था, लेकिन वो नचार आगे बढ़ा और भारी गंभीर आवाज़ में सबको सलाम किया और अम्मा जान के साथ वाले कुर्सी पर बैठ गया। इसको देखकर आयत की दिल की धड़कन तेज हुई थी, लेकिन वो नजरें झुकाए अपना काम करने लगी थी। इन दोनों को नाश्ता सर्व करके वो बिलाज के साथ रखी चेयर पर बैठ गई, जबकि हानिया फरजाद के साथ बैठी थी। बिलाज ने पराठा उठाया और एक निवाला तोड़कर मुंह में रखा। आयत ने पुरजोश होकर इसको देखा। बिलाज ने मुंह का जाविया पिकारा। इसने बमुश्किल निवाला हलक से उतारा। ये किसने बनाया है इतना तेज नमक? जब बनाना नहीं आता तो किसने तो इनको रखा क्यों है? बिलाज जरा तेज आवाज में बोला। एक तो इसे भूख लगी हुई थी, ऊपर से तेज नमक इसने इसके मुंह का जायका खराब कर चुका था। आयत जो इसके मुंह से तारीफ सुनने के इंतजार में थी, इसके इस तरह से गुस्सा करने पर सहम गई थी। आंखों में तेजी से आंसू जमा होने लगे थे। अम्मा जान और हानिया ने आयत को देखा। बिलाज बिलाज ने भी अपने साथ बैठी आयत को देखा। इसकी आंखों में आंसू देखकर वो परेशान हो गया। इससे पहले कि वो कुछ कहता, आयत वहां से उठकर अपने कमरे में भागी थी। वो हैरान और परेशान रह गया। भाई, भाभी ने बहुत मेहनत से आपके लिए नाश्ता बनाया था। हानिया ने इसे देखकर अफसोस से कहा। हर चीज़ पर नुक्स निकालना ज़रूरी है, पहले इंसान पूछ तो लेता है किसने बनाया है। तुम तो डायरेक्ट सुनाने ही लगे थे, अम्मा जान ने गुस्से से कहा। बिलाज खुद भी शर्मिंदा हो गया था। तो पहले बताना था ना कि मेरी बीवी ने बनाया है। बेवजह ही आप लोगों की वजह से मैंने गुस्सा किया है। इसने एक ट्रे में अपने और आयत के लिए नाश्ता निकाला और कमरे की तरफ बढ़ गया। इसने जैसे ही दरवाज़ा खोला, एक तकिया आकर इसके मुंह पर लगा था। आयत ने एक और तकिया उठाकर इसे फेंका, मगर वो बर वक्त साइड पर हो गया, वरना सारा नाश्ता ज़मीन पर सो जाता। इसने जल्दी से नाश्ता दरवाजे के पास रखे टेबल पर रखा और अपनी नाराज से बीवी को देखा, जो इस वक्त गुस्से से इस पर सामान फेंकती हुई चुड़ैल लग रही थी। बिखरे बालों, आंखों से बहते काजल जो इसकी आंखों से बहते गालों पर निशान बना गया था। अगर कोई कमजोर दिल बंदा इसको देख लेता तो डर कर बेहोश हो जाता। वैसे ये सही है भाई, काजल फैलता है तो यही होता है। ये पहला नॉवल है जो हीरोइंस के रोने की वजह से उनको खूबसूरत नहीं बता रहा। किधर गया?
यार देखो वो आगे बढ़ने लगा, रुक जाए वहीं, अगर मेरे पास भी आए ना तो मैं आपका सर फाड़ दूंगी, वो फाड़ खाने वाले अंदाज में बोली थी। बिलाशा तो अपनी बीवी का ये जलाली रूप देखकर ये अशश कर उठा था। जानम, मुझे नहीं पता था कि मेरी बीवी ने इतनी मोहब्बत से मेरे लिए नाश्ता बनाया है। इसने सफाई दी, मुझे कुछ नहीं सुनना, आपने मेरे खाने की बुराई की है। आपने कहा मुझे खाना नहीं बनाना आता, आज के बाद मैं आपके लिए कभी कुछ भी नहीं बनाऊंगी। वो गुस्से से रोते हुए मुंह मोड़ के बिलाट ने जल्दी से इसे पीछे से अपनी बाहों के घेरे में लिया था। आज रोना तो अच्छा, रोना तो बंद कर दो। वो इसके कान में धीरे से सरगोशी कर गया, छोड़े मुझे। आई थी इसके हसान में छटपटाई, खुद को छुड़वाने लगी थी, मगर सामने भी बिलाशा था जिसकी गिरफ्त इसकी मर्जी के बगैर कोई नहीं निकल सकता था। जानम, आई एम सॉरी, मुझे सच में नहीं पता था, वरना मैं अपनी जान के हाथों से जहर भी हंसते हंसते पी जाऊं। वो धीरे से इसके कान में सरगोशी करने लगा। आयत की धड़कन तेज हुई, मगर वो फिर भी मुंह फुलाए खड़ी रही। बिलाज ने इसे सीधा किया और इसका चेहरा थोड़ी सी पकड़कर ऊपर किया। अब तो गुस्सा छोड़ दो, वो मस्कीन सी शक्ल बनाकर बोला। आयत को इसकी शक्ल देखकर हंसी आई, मगर वो जब्त कर गई। मैं एक शर्त पर माफ करूंगी आपको, आयत ने गर्दन अकड़ाकर कहा। मुझे मेरी जान की हर शर्त मंजूर है, बिलाज ने इसको मानते देखकर जल्दी से कहा। अब 20 बार उठक बैठक करेंगे तभी जाकर मानूंगी मैं, इसने दो टोक अंदाज में कहा, जबकि बिलाज तो अपनी बीवी की शर्त पर हैरान हो गया। यार मैं कैसे कर सकता हूँ, बिलाज ने परेशानी से कहा। ओके फिर मेरे पास आने की ज़रूरत भी नहीं है। इसने खुद को छुड़वाने की कोशिश की। यार रुको तो, इसने आयत का हाथ पकड़कर रोका। यार इतना बड़ा होकर मैं उठक बैठक करता अच्छा थोड़ी ना लगूंगा, कुछ तो नरमी करो। वो इस वक्त बच्चों की तरह बोलता। आयत को इतना प्यारा लगा कि कोई और वक्त होता तो इसका मुंह चूम लेती। अपनी ही सोच पर इसने फौरन इस्तगफार कहा। नहीं, बस 20 उठक बैठक फिर सुलह, वरना आप जा सकते हैं। आयत संजीदगी से बोलकर सोफे पर टांग रखकर एक अदा से बैठ गई थी। इसको न मानते देखकर बिलाज उठा और दरवाज़ा अच्छे से बंद किया। और कोई इसकी ये हरकत देख ना ले, क्या सोचेगा, इतना बड़ा बिजनेस टाइकून अपनी बीवी के इशारों पर उठक बैठक कर रहा है। आयत ने इसकी एहतियाती तदबीर पर अपनी उमड़ती हुई हंसी को बमुश्किल रोका था। जानम, एक बार फिर सोच लो, आखिर तुम्हारा शोर हूँ, तुम्हारा थोड़ा सा तो रहम करो, बिलाज ने इल्तिजा करती नज़रों से कहा। उठक बैठक, आयत ने इसे इशारा किया था। बिलाज आखिरकार अपनी बीवी की शर्त पर अमल करते हुए उठक बैठक के थर्ड स्टेप पर ही था कि आयत ने अपनी मुस्कुराहट रोकने के लिए जैसे ही अपना चेहरा मोड़ा, सामने मिरर पर नजर आते अपने ही चेहरे पर नजर पड़ते एकदम से एक जोरदार चीख निकली थी। बिलाज घबराकर इसकी तरफ बढ़ा और इसको थाम लिया। चुड़ैल आयतें चीखते हुए इसके सीने में घुसने की कोशिश करने लगी थी। पहले तो बिलाज को समझ नहीं आया, लेकिन जैसे ही इसे इसकी बात समझ आई, बिलाज का दिल फरेब कहका पूरे कमरे में गूंजा था। सॉरी रीडर्स, लेकिन ये फनी इतना है कि मैं अपनी हंसी नहीं कंट्रोल कर सकती। इसने हंसते हुए आयत को सीने में भींच लिया और इसको हंसते देखकर आयत ने डरते डरते आंखें खोली। क्यों हंस रहे हैं? इसने घबरा कर पूछा। भूख लगी है मुझे, बिलाज कहकर इसके होंठों पर झुक गया और वह कतरा इसकी सांसों को पीने लगा। आयत ने घबराकर इसकी शर्ट को थाम लिया। बिलाज के लम्स में इतनी सख्ती थी के साथ बिलाज के लम्स में सख्ती के साथ साथ बेकरारी भी थी। वो हर बार इस तरह से इसके करीब आता था जैसे पहली बार हो। बिलाज आज़ादी मिलते ही इसने बिलाज को पुकारा, जो अब इसकी गर्दन पर झुका अपनी मोहब्बत की रकम कर रहा था, और फिर वो इसे दुनिया से बेगाना करता खुद में गुम कर गया। अकीदत के उठने से पहले ही वो जा चुका था। वो शर्मिंदगी से कितनी ही देर वहाँ बैठी रही, फिर फ्रेश होकर नीचे आ गई जहाँ सारी ख़वातीन बैठी शिफा को किसी बात पर समझा रही थी। तबीयत ठीक है ना बेटा? इसको आता देखकर सद्दा बेगम ने पूछा। जी अम्मी मैं ठीक हूँ। भाभी को क्या हुआ है, वो रो क्यों रही हैं? इसने फिक्रमंदी से शिफा को देखकर पूछा। इसके सवाल पर जीजा इससे रात हुए साने के बारे में बताती चली कि अकीदत तो हैरान रह गई, कैसे कोई औरत इतनी आसानी से अपनी औलाद की जान लेने की कोशिश कर सकती है, वो भी मन्नत जैसी मासूम बच्ची की। जबकि शिफा इन सब के बीच खामोशी से बैठी गहरी सोच में थी। इस वक्त इसे कुछ समझ ना आ रहा था। प्रिया को जैसे ही खबर मिली थी वो भागी आई थी। आलिया को भी शहरयार मन्नत का पूछने के लिए छोड़कर गया था। इसमें हिम्मत नहीं थी कि वो इस घर में किसी भी फर्द से सामना कर पाता। मन्नत कैसी है? आलिया को इस बच्ची की फिक्र थी। शुक्र है बेटा बिल्कुल ठीक है, वो तो इस बारे में जानती ही नहीं। वो मासूम तो इस वक्त गहरी नींद में थी जब सरिश ने ये हरकत की। अभी भी इसलार बाहर लेकर गया है। फरवा बेगम ने दुख से कहा। हम लोग बहुत शर्मिंदा हैं आंटी, हमें बिल्कुल भी सरिश से इस हरकत की उम्मीद ना थी।
शहरयार तो रात से नहीं सोए हैं, परेशान है वो बहुत ज़्यादा। आलिया शर्मिंदगी से बोली। शहरयार भाई को या आपको शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है। हर इंसान अपने किए का खुद जिम्मेदार होता है। जरीश ने जो किया इसको अपने कारनामे और अंदर की जलन है वो शिफा के साथ साथ अपनी बेटी से भी चलती है। इसमें आपकी कोई अमल दखल नहीं है। प्लीज़ ऐसा बोलकर हमें शर्मिंदा ना करें। फरी ने आलिया का हाथ थामते हुए कहा। बाकी हमें परेशान होने के बजाय अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि कुछ भी गलत होने से पहले आदम भाई पहुंच गए थे। फरीहा की बात पर सबने शुक्र अदा किया। आलिया की नज़र इस छोटी लड़की पर जमी हुई थी जो सबके बीच होकर भी नहीं थी। पता नहीं किन ख्यालों में थी वो। साइन करो इस पर। शहरयार ने संजीदगी से पेपर जरीश के सामने रखे। इस वक्त इसका चेहरा इंतहाई संजीदा था। इस वक्त वो एक मुकम्मल वकील के गेटअप में था। ये किस चीज़ के पेपर्स हैं? जरीश ने बेचैनी से पूछा। इसमें लिखा है कि तुम कभी भी खानजादा मेंशन नहीं जाओगी और कभी तुम चाहती भी हो तो आदम तुम्हें दोबारा इसी केस में अंदर कर देगा। पहले मुझे यहाँ से निकालें आप, जरीश ने गुस्से से कहा। तुम्हें यहाँ से निकलने के लिए पहले इन पेपर्स पर साइन करना पड़ेंगे। अगर नहीं करना चाहती तो कोई फोर्स नहीं करेगा। वो सर्च लहजे में बोलकर उठ गया। आप मेरे भाई हैं, ये इसके जो हमेशा इसके हक में ही बोलते हैं। कभी मेरे बारे में भी सोचा करें। आपने मेरा हक तक तो आप खाकर बैठे हैं। आप जैसा भाई अल्लाह किसी को भी ना दे। जरीश ने इंतहाई बदतमीजी से इसको जाते देखकर कहा था। शहरयार के बढ़ते कदम रुके। आंखों में तकलीफ, तड़प, क्या कुछ ना था। सच कहा है तुमने। वाकई मैं एक अच्छा भाई नहीं बन पाया। अगर मैं अच्छा भाई बनकर तुम्हारी बेइज्जती पूरी नहीं करता तो आज इस हाल में ना होती तुम। शहरयार ने नम लहजे में कहा। जरीश ने इसकी तरफ से मुंह फेर लिया। देखो जरीश, अगर तुम इन पेपर्स पर साइन कर दोगी तो ना सिर्फ मैं तुम्हें यहाँ से रिहा करवाऊंगा बल्कि तुम्हारा सारा हिस्सा भी तुम्हारे हवाले कर दूंगा। अब तुम्हारी मर्जी है अपनी जिंदगी जीना। फिर तुम्हारी मर्जी है अपनी जिंदगी जीना जैसे तुम चाहो। शहरयार ने इसके पास से बैठकर इसका हाथ थाम कर कहा था। वो जैसी भी थी इसकी बहन थी। वो जानता भी था अपनी बहन को इस हालत में देखकर वो कितना तड़प रहा है। पहले प्रॉपर्टी के पेपर्स लाएं, इसके बाद मैं साइन करूंगी। जरीश ने संजीदगी से कहा। मैं सब लेकर आया हूँ। शहरयार दोबारा वहाँ बैठ गया और एक पेपर इसके सामने रखने लगा। फिर जरीश ने कुछ नहीं सोचा और अपनी रिहाई और दौलत की लालच में जहाँ जहाँ शहरयार बोलता गया वहाँ वहाँ वो साइन करती गई। शहरयार ने गौर से जरीश को देखा जिसके चेहरे पर किसी किस्म की शर्मिंदगी अभी नहीं थी, ना ही पेपर्स पर साइन करते वक्त कोई अफसोस या दुख कुछ था। अगर कुछ था तो वो सुकून था। अर्श ने हाथ के खिलाफ सारे सबूत जमा कर लिए थे और इसे पुलिस के हवाले कर दिया था। और ताई अम्मी को कुछ पैसे पकड़ाकर समरा की शादी भी खुद करवाई थी। वो भी पैसों की लालच में अर्श की हर बात मानती गई थी। इसके बाद से अनजान के अर्श आज को पुलिस के हवाले कर चुका है। इसको लगा कि वो हमेशा की तरह वो कोई ही चला गया है। कुछ दिनों में लौट आएगा। असलार के कमरे में आया तो वो कमरे में नहीं था। वो सबसे पहले जाकर फ्रेश हुआ और बेचैनी से इसका इंतज़ार करने लगा। 2 दिन से वो घर नहीं आ पाया था और अब इसे अपनी बीवी की शदीद याद आ रही थी। वो अपने कमरे से बाहर जाने लगा कि कमरे में दाखिल होती जीजा इससे जोर से टकराई थी। जीजा ने इससे चट्टान नुमा वजूद को घूर कर देखा। असलार इसकी घुरी की परवाह किए बगैर इसे कमर से पकड़कर अंदर लाया और दरवाज़ा बंद करके इसके साथ लगाता और बिना इसको कुछ सोचे समझने का मौका दिया वो इसकी सांसों को कैद कर गया था। जीजा इसके अचानक इफ्तार पर कंधे से इसकी शर्ट को शिद्दत से खींच गई थी। असलार इसके होंठों को सादी बख्शता इसे बाजू में उठा गया। जीजा इसके इरादे जानकर हल्क खुश्क हुआ था। वो तो इसे खाने के लिए बुलाने आई थी मगर वो तो किसी और ही मूड में था। असलार प्लीज़, सब इसने घबरा कर कहा मगर वो इसे बेड पर लेटाकर लाइट ऑफ करता। नाइट बल्ब जला चुका था। वो नीम अंधेरे में भी इसके उड़ते रंगों को बखूबी देख सकता था। तुम्हारी ये शर्मो हया मुझे मज़ीद तुम्हारा असीर कर रही है। वो इसके चेहरे पर अपने लबों का लम्स छोड़ते धीरे से सरगोशी करने लगा था। असलार नहीं करे मुझे नीचे, सब हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। कोई आ जाएगा। वो रूहानसी होकर बोली थी। असलार का पास आना इसकी जान निकाल देता था। कहाँ वो इसकी गुर्बत की ख्वाहां था। वो इतने करीब था कि जीजा के लिए खुलकर सांस लेना भी मुहाल हो गया था। ऊपर से इसकी नज़रें इसकी हथेली को पसीने से नम कर गईं। सबको पता है हम मियाँ बीवी इस वक्त मसरूफ़ हैं, कोई नहीं आएगा बुलाने। सलार जुमानी लहजे में बोलता इसकी गर्दन पर से दुपट्टा निकाल कर ज़मीन पर फेंक चुका था।
स्लार की नज़रें इसके ब्यूटी फोन पर पड़ी थी और फिर नज़रें भटककर थोड़ी नीचे गई। जीजा ने घबराकर घुटनों को फोल्ड करके खुद को छुपाने की कोशिश की थी, मगर स्लार तो कुछ और ही इरादे किए बैठा हुआ था। एक झटके से इसे खींचकर बेड पर लेटाया और इसके गर्दन पर झुक गया था। जब अपने लबों से इसकी जान को हल्कान कर रहा था। जीजा की जान तो तब निकली जब वो गर्दन का सफर तय करता मजीद दूर हदूद पार कर गया। जीजा ने सख्ती से इसकी गर्दन पर नाखून काट दिए। जीजा को लगा वो मर जाएगी। वो इसके हाल पर रहम करता दोबारा होंठों पर झुककर इसकी सांसें उलझा गया था। इसके अमल में बहुत ज्यादा शिद्दत थी, मगर अभी वो इसको हटने का कोई इरादा न था। वो अपनी दीवानगी इसके होंठों पर निकाल कर इसे थोड़ा सा दूर हुआ। जीजा गहरे सांस लेकर अपनी रुकी हुई सांसें बहाल करने लगी थी, मगर इसकी सांसों के जीरो बम इसके वजूद में होती हलचल ने स्लार को मजीद बेखुद किया था। वो बेखुदी में झुककर इसके दिल के मुकाम पर लब रख गया था। जीजा ने सख्ती से इसके बाल दबोचे थे। इसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। स्लार ने इसके हाथों को अपने बालों से साथ करके बेड से लगाया था और फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने लबों से इसके वजूद के हर नक्श को छूने लगा। स्लार, नहीं, मैं मर जाऊंगी। इसके लम्स से घबराकर वो रो पड़ी थी। मेरी जान, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। मुझ पर यकीन रखो। जब तक तुम्हारे वजूद में मैं खुद को मैं का ना दूं, मुझे सुकून नहीं मिलेगा। वो आहिस्ता आहिस्ता इसके कान में सरगोशी करने लगा था। इसकी खुमार आलूद सरगोशी जीजा की जान का असाब बनी हुई थी। आज तो वो कोई और ही सलार लग रहा था। वो थोड़ा इससे दूर हुआ और अपनी शर्ट उतार कर दूर फेंकी। इसके बाद वो जीजा के हर पर्दे का दुश्मन बना। इसके हर पर्दे को गिराता जीजा की सांसें रोक गया। वो शर्मो हया से लबरेज आंखें सख्ती से मीच की थी। अपने फरार की तमाम राहें बंद देखकर वो खुद को हालात के हवाले करती थी। स्लार की बेबाकी और शिद्दत देख वो इससे बचने को इसी के सीने में छुप गई थी। स्लार कतरा कतरा इससे अपनी मोहब्बत में पिघलाने लगा था। कमरे की मायनी खेज अंधेरे में बस इन दोनों के धड़कनों का शोर रक्सा था। वो अपनी कुर्बत और सरगोशी से मुत्तक करता अपने दिए हर जख्म का उजाला कर गया। इसे गए 3 दिन हो गए थे, मगर वो लौट कर ना आया था। इसने अपने दिल के हाथों मजबूर होकर इससे बहुत बार फोन भी किया, मगर इसे मायूसी ही मिली थी। तंग आकर वो कमरे से बाहर निकल आई। दिल बहुत ज्यादा बेचैन हो रहा था। मन्नत को भी फरवा बेगम ने अपने पास ही सुला लिया था। पहले इसने सोचा बाहर जाकर गार्डन में चहलकदमी करे, मगर फिर गार्ड्स की मौजूदगी का सोचती कदम ऊपर जाती सीढ़ियों की तरफ मोड़ की नींद आंखों से कोसों दूर थी। ऊपर आकर ठंडी हवाओं के झोंकों ने इसका इस्तकबाल किया। वो कदम बढ़ाती रेलिंग की तरफ बढ़ गई, जहाँ से मेंशन का पूरा गार्डन बहुत खूबसूरत नजर आता था। इसे नहीं पता था कि आगे जिंदगी क्या नया मोड़ लेने वाली है, लेकिन इसे आदम पर पूरा भरोसा था। वो इसे कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। अभी इसे आई कुछ ही देर गुजरी थी कि अचानक होती तेज बारिश से वो बुखला गई। इसे समझ ना आया क्या करे। इसने आगे बढ़ने की कोशिश की, मगर बारिश तेज होने की वजह से कदम जकड़ के पहले ही धान पान सी थी। मगर अचानक हुई बारिश ने इसे बुरी तरह भिगोकर कांपने पर मजबूर कर दिया। सर्दी की शिद्दत एकदम बढ़ गई थी। वो लरजते कदमों से खुद को घसीटती सीढ़ियों तक लाई थी, मगर अंधेरे में नजर आते हेवले पर नजर पड़ते ही इसके मुंह से जोरदार चीख निकली थी। मगर आदम का भारी हाथ इसकी चीख का गला घोटकर बाहर निकलने से रोकने लगा। वो फटी फटी आंखों से आदम को देखने लगी थी। पुलिस यूनिफॉर्म में वो पूरी तरह से भीग चुका था। माथे पर बिखरे बाल और नींद से सूख होती बोझल आंखों के साथ वो इसके होंठों पर हाथ जमाए सामने खड़ा था। वो जब ड्यूटी से वापस आया, पहली नजर इसकी ऊपर छत पर खड़ी अपनी बीवी पर गई थी। आदम को अपने सामने खड़ा देखकर इसका दिल सुकून से भर गया था, मगर सर्दी की शिद्दत से इसका जिस्म बुरी तरह से कांप रहा था। आदम ने इसके होंठों से हाथ हटाकर इसके लड़ते वजूद को बाजू में उठा लिया और नीचे बढ़ गया। वो इसे कमरे में लाकर बेड पर लिटा चुका था। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। शिफा बुरी तरह से कांप रही थी। इसे बारिश बहुत पसंद थी, मगर वो बारिश में भीगने की वजह से हमेशा बीमार पड़ जाती थी। होंठ नीले पड़ चुके थे और हाथ पांव की कपकपाहट वाजिया थी। आदम दरवाजा बंद करता वापस आया और अपनी गीली शर्ट उतारता इसके पास बैठ के आदम इसकी हालत देखता इसकी शर्ट उतारने लगा, मगर शिफा इसका हाथ सख्ती से थाम गई थी। आप मुझे पागल कर रही हैं। आदम इसके भीगे सरापे को देखकर जब्त हो गया। 3 दिन बाद अपनी बीवी को इस हालत में देखकर इसका दिल अलग ही लय पर धड़का था। मुझे सर्दी लग रही है, वो कपकपाते होंठों से बोलती इसके सीने से चिपक गई थी। मत करें प्लीज, वरना सुबह आपकी शिकायतों में इजाफा हो जाएगा। इसके नरम वजूद को खुद में गुम होते देखकर वो बेबसी से बोला, जबकि शिफा इसके मजीद करीब हो गई थी। आदम के वजूद से इसे अलग ही सुकून मिल रहा था। शिफा, इसने धीरे से पुकारा, मुझे सुकून मिल रहा है। वो बेरब्त जुमले बोलती इसके सीने में
जल्दी आग को मजीद भड़का गई थी। आप मेरा ज़बर आज़मा रही हैं। लहजा मध्यम और खुमार आलूद था। शिफा के होंठों की कपकपाहट अपने चौड़े सीने पर महसूस करते वो बेकाबू हुआ था और इसे बेड पर लौटाता बिना समझने का मौका दिए इसके होंठों पर काबिज हुआ। अपनी तिश्नगी बेकरारी इसके होंठों पर लौटाता वो इससे दूर हुआ था। शिफा इसके सीने से सर टिकाकर गहरी सांस लेने लगी थी। आप अवाहिद लड़की हैं जिसकी कुर्बत में आदम खानज़ादा दुनिया भूल जाता है। पहली बार आपने इस पता दिल को धड़कना सिखाया है, तब से ये सांसें आपकी मकरूस हो गई हैं। वो अपने लफ्ज़ों से इसकी समातों में रस घोलता इसे शर्माने पर मजबूर कर गया था। इसके लफ्ज़ों से शिफा के दिल में छाई उदासी कहीं गुम हो चली थी। थक गई, बहुत लॉन्ग है। मुझे चेंज वो कामते लहजे में कहने लगी, मगर आदम झुकता इसके लफ्ज़ों को अपने होंठों से कतरा कतरा पीने लगा था। आदम इसकी कमर में हाथ डालता, आदम इसकी कमर की तरफ हाथ बढ़ाता इसकी फ्रॉक की जिप को शर्ट से जुदा कर गया था। शिफा ने घबराकर इसके वजूद में पनाह चाही, मगर आदम इसे खुद से दूर करता एक झटके से इसकी कमीज को इसके वजूद से जुदा कर गया। शिफा शर्म से दोहरी होती करवट बदल गई, मगर आदम इसे सीधा करता इसके वजूद पर काबिज हुआ था। शिफा का दिल धड़कना भूल गया था। आदम के होंठों का लम्स अपनी कमर और पेट पर महसूस करके इसे अपना जिस्म झुलसता हुआ महसूस हुआ था। इसकी भेंट की चुभन और होंठों के लम्स शिफा शर्म से दोहरी होती अपनी सांस तक रोकी थी। आदम के लम्स पर अल्फाज इसकी जुबान से निकलने से इनकारी हुए थे, मगर वो हाथों से इसे दूर करने की कोशिश में हलकान होती गहरे गहरे सांस लेने लगी। आदम ने मजीद इसे खुद में भींचा था और इसकी शह रग पर अपने लब रख दिए। इसके होंठों ने आज बेबाकी की कसम खा ली थी जो इसके वजूद पर किसी प्यासे की तरह गर्दिश कर रहे थे। आदम इसकी बढ़ती गुस्ताखियों पर शिफा ने तड़प कर इसको पुकारा था, मगर वो इसे अनसुनी करता पूरी तरह काबिज होता इसकी धड़कनों में तलातुम बर्पा कर चुका था। शिफा का बस न चल रहा था कि वो कहीं गायब हो जाए। आदम की इस कदर बेबाकी इससे बर्दाश्त न होती थी। आदम खानज़ादा तो आज हर हाथ बुलाए आखिरी पर्दा भी हटाते पूरी तरह इस खुद को इसमें गुम करता इसके होश ठिकाने लगाता चला गया। सुबह फजर की अजान पर शिफा की आंख खुली थी। गुजरी रात का एक एक पल याद करते इसका चेहरा सुकुंधारी हो गया था। आदम अपने अमल से नहीं बल्कि लफ्ज़ों से भी पूरी तरह इसे अपनी सैर में जकड़ चुका था। वो आदम के भरना सीने से नजर जाए खुद पर कंबल लिपटती उठने लगी, मगर आदम ने खींचकर इसे खुद में भींचा। खौफ से इसकी चीख निकलते निकलते रुकी थी। सो जाए। आदम बंद आंखों से सरगोशी करते इसे खुद से लगा गया। नमाज के लिए इसने धीरे से कहा, साथ पढ़ेंगे, अभी सो जाए। वो इसकी कमर को सहलाता इसकी रीढ़ की हड्डी में सरसराहट पैदा कर गया। मुझे नहाना है, वो इसके सीने में मुंह छुपाए धीरे से मिनमिनाई। आदम झटके से आंखें खोलता घड़ी पर नजर डाल गया जहाँ 5:30 हो रहे थे। इसे 5 बजे मीटिंग के लिए पहुंचना था, मगर वो शिफा में इतना गुम हुआ कि इसे टाइम का ख्याल ही न रहा। आप मुझे किसी काम का नहीं छोड़ेंगी? वो इसके गाल पर शिद्दत से लब रखता मसनूई खफगी से बोला और वार्डरोब से अपना दूसरा यूनिफॉर्म लेता वॉशरूम की तरफ भागा। इसके जाने के बाद शिफा मुंह खोले हुनकों की तरह वॉशरूम के बंद दरवाजे की सिम देखने लगी थी, जहाँ से वो इस पर सारा इल्ज़ाम डालकर चला गया और इसके आने तक का इंतज़ार करने लगी ताकि इसके जाने के बाद आराम से फ्रेश हो सके। आदम की निकलते ही वो फ्रेश होने चली गई थी। आदम जब तक स्टडी रूम में अपनी फाइल्स वगैरह रेडी करके आया तब तक वो भी फ्रेश होकर आ चुकी थी। चेहरा सुर्ख था मगर आंखें उदास हो गई थी। आदम जल्दी जल्दी अपने बालों को सुखाता ड्रेसिंग मिरर से इसको देखने लगा जो अचानक उदास हो गई थी। वो कलाई पर घड़ी बांधता इसके पास आया। क्या हुआ मेरी जान को? कोई परेशानी है? वो शिफा के चेहरे से चिपके नम बालों को हटाता फिक्रमंदी से पूछने लगा। शिफा ने नम आंखें उठाकर इसकी तरफ देखा तो वो परेशान हो गया। क्या हुआ है मेरी जान? वो इसके पास बैठा गंभीर लहजे में बोला था। इन्होंने मन्नत को मारने की कोशिश क्यों की? इसने उदासी से पूछा। क्यों किया, कैसे किया, इस पर हम कोई बात नहीं करेंगे, लेकिन आज के बाद वो कभी भी हमारी ज़िंदगी में लौट कर नहीं आएंगी, क्योंकि मेरे दिल और निकाह में सिर्फ आप हैं, अब और कोई नहीं। इसके बारे में सोचना छोड़ दें, सिर्फ हमारे और हमारे बच्चों के बारे में सोचें। वो इसके माथे पर पुस्सा देता उठ खड़ा हुआ था। आदम अपने लफ्ज़ों से इसके तमाम डर दूर कर गया था। वो मुतमईन होती आदम की तैयारी में मदद करने लगी। 3 महीने बाद शदीद तकलीफ के एहसास से अकीदत की आंख खुल गई थी। डॉक्टर ने इससे 4 दिन बाद का टाइम दिया था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता दर्द की इससे बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा था। अर्श इसका रवैया इसके साथ वैसा ही सर्द था। वो मोहब्बत अपनाई तो जैसे ख़त्म ही हो गई थी। वो इसे हर तरीके से मनाने की कोशिश कर चुकी थी, इसके बावजूद वो पहले जैसा ना हो पाया था। वो इसके कमरे में एक ही बिस्तर पर सोता था, इसका ख्याल भी रखता था, लेकिन चेहरे पर हमेशा संजीदगी छाई रहती थी। वो ज़बरदस्ती इसके सीने में सर देकर सोती थी। अर्श
खुद से इसे अपने सीने से लगाना छोड़ चुका था। अभी भी दर्द की वजह से वो कराकर उठी थी। अर्श जो गहरी नींद में था, इसके कराने पर झट से आंखें खुली थी। इसे जब्त से होंठ पीछे पेट पर हाथ रख के देखकर वो उठ बैठा था। अकीदत ठीक हो तुम, क्या हुआ है मुझे बताओ। वो इसकी नम आंखों को देखकर परेशानी से बोला था। दर्द, वो बमुश्किल बोल पाई। फिर चेहरा पसीने से तर हो चुका था, आंखों में आंसू तेजी से जमा होने लगे थे। अर्श इसकी हालत को देखकर परेशान हो गया था। इसने अपने हाथ पांव फूल चुके थे। इसे समझ ना आ रही थी क्या करे। इसने अकीदत का चेहरा हाथों के प्यालों में भरा और इसका चेहरा साफ किया। रो मत, मैं अम्मी को बुलाता हूँ, हम हॉस्पिटल चलते हैं, सब ठीक हो जाएगा। वो जल्दी से इसे बोलकर बाहर भागा था। अगले ही 2 मिनट में सादा बेगम और फरवा बेगम को लेकर आया था। अर्श तुम गाड़ी निकालो जल्दी, फरवा बेगम इसको बोली। और सदा बेगम इसके दर्द से तड़पते वजूद को संभालने लगी थी। वो सलार को गाड़ी निकालने का बोलता खुद वापस आया और अकीदत को बाजू में उठाता बाहर भागा। वो हॉस्पिटल पहुंचे थे। अकीदत को जिस स्ट्रेचर पर लेटाया गया था, इसने तड़प कर अर्श का हाथ थामा था। अर्श ने इसे देखा और इसके हाथ को घबराओ नहीं, हिम्मत रखना, सब ठीक हो जाएगा। अर्श ने इसके गाल से लाकर कहा, मुझे माफ़ कर दे प्लीज़, आपकी नाराज़गी बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो दर्द बर्दाश्त करती रोते हुए बोली थी। इसकी बात पर अर्श तड़प गया था। वो झुककर सबके सामने इसके माथे पर लप गया था। नहीं हूँ मैं नाराज़, तुम बस हिम्मत रखना, बहुत मोहब्बत करता हूँ मैं तुमसे, नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। वो अपने लफ्ज़ों से इसे पुरसकून कर गया था। नर्स स्ट्रेचर घसीटती अंदर चली गई थी। सलार ने इसके कंधे पर हाथ रखा। फिक्र मत करो, सब ठीक होगा, इसने संजीदगी से कहा। लेकिन अर्श के चेहरे पर फिक्रमंदी थी। अर्श बेटा बैठ जाओ, ऐसा वक्त हर माँ पर आता है, ऐसे ही नहीं अल्लाह ने माँ के पैरों तले जन्नत रखी है, सद्दा बेगम ने इससे प्यार से कहा। तो अर्श इनके साथ बैठकर इनके कंधे पर सर रख गया था। इसने सिवाय सलार के किसी को भी अकीदत की गलती के बारे में नहीं बताया था। सब जानते थे इनके बीच में कोई बड़ी बात हुई है, लेकिन असल वजह सब अनजान थे। वो इसे पूरी जिंदगी नाराज़गी की मार मारना चाहता था, लेकिन आज जब इसे तकलीफ में देखा वो बर्दाश्त नहीं कर पाया था। वो इसकी पहली नज़र की मोहब्बत थी और आज इसकी औलाद को दुनिया में लाने जा रही थी। आखिर कब तक नाराज़ रहता। इसका दिल अकीदत को तकलीफ में देखकर तड़प गया था। थोड़ी देर बाद ही डॉक्टर एक कंबल में लिपटा खूबसूरत सा बच्चा गोद में उठाए बाहर आई थी। अर्श और सब उठ खड़े हुए थे। अर्श की आंखों में बेसब्री थी। मुबारक हो, आपको बेटा हुआ है। डॉक्टर ने बच्चा इसकी तरफ इसके हवाले किया तो इसने कमते हाथों से इसको थामा था। हाथ बुरी तरह से लरस रहे थे। मेरी बहू कैसी है, सजदा बेगम ने डॉक्टर से पूछा। शी इज़ कम्प्लीटली फाइन नाउ, थोड़ी देर में इन्हें रूम में शिफ्ट कर दिया जाएगा, आप लोग मिल सकते हैं इनसे, डॉक्टर पेशा वराना अंदाज में बोलती वापस चली गई। अर्श खुशी और हैरानी में अपने हाथ में मौजूद कंबल में लिपटे वजूद को देख रहा था। जिसकी आंखें बंद थी वो सफ़ेद जिसकी आंखें बंद थी, सुर्ख सफ़ेद रंगत वाला वो हूबहू अर्श जैसा था। अर्श की आंखें नम थी। इसने झुककर अपने बेटे के माथे पर बोसा दिया। अम्मी ये कितना प्यारा है, इसने इसे सद्दा बेगम के हाथों में देते हुए जज्बात से लबरेज आवाज़ में कहा। सलार ने अर्श के चेहरे पर मौजूद इसकी चमक को बहुत शिद्दत से महसूस किया था। इसका दिल इस वक्त बहुत शिद्दत से हम कलाम हुआ था अपने रब से। अल्लाह इसे नेमत से नवाजे। वो वहाँ से हट गया था। माशाल्लाह बिल्कुल अर्श जैसा है। फरवा बेगम और सद्दा बेगम दोनों ने हम आवाज़ कहा था। अर्श मुस्कुरा दिया। इसने मुड़कर देखा तो सलार वहाँ ना था। वो इसे ढूंढते बाहर आया तो वो एक बेंच पर उदास सा बैठा हुआ था। वो बहुत बड़ा है, वो सबको नवाजने वाला है, लेकिन वो हमें हमारी चीज़ों से आजमाता है। जब हम आजमाइश में सब्र करते हैं तो वो हमें नवाज देता है कि हम दोनों हाथ फैलाकर भी समेट नहीं पाते। अर्श इसके पास से बैठा गंभीर लहजे में बोला था। वो सलार के रग रग से वाकिफ था, कैसे इसकी उदासी समझ ना पाता। सलार ने मुड़कर इसकी तरफ देखा और मुस्कुराकर अर्श को सीने से भींच लिया। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए, सलार ने मुस्कुराकर कहा। और चलो इसके कान में अजान तो दे दो, और नाम जीजा रखेगी। अर्श इसे भी खड़ा कर गया। नहीं, ये तो तुम दोनों का हक है, भाई तुम और भाभी करो सब। सलार ने साफ इनकार कर दिया। शाफिज से चलो, और ज़्यादा ड्रामे करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम और जीजा नहीं होते तो अकीदत मुझे वापस मिलती ही नहीं। अर्श संजीदगी से बोलता। इसे अंदर ले गया। 3 साल बाद आप कभी माँ नहीं बन सकती, डॉक्टर के अल्फाज हथौड़े की तरह इसके कान में बरस रहे थे। वो पिछले 4 साल से इंतजार करते करते अपने आप से मायूस हो गई थी। वो अपना आप बहुत खाली महसूस करती थी जब सब अपने अपने बच्चों के साथ खेलती थी। अर्शमान तो अपनी माँ बाप से ज़्यादा इससे क्लोज था। बच्चे इसके साथ भी बहुत अटैच थे, लेकिन वो कोई ऐसा चाहती थी जो इसे भी माँ कहकर पुकारे।
और जब जब वो इस्लार से डॉक्टर को दिखाने की बात करती, वो साफ-साफ मना कर देता और कहता कि जब अल्लाह की मर्ज़ी होगी, अल्लाह हमें औलाद से नवाज़ देगा। 2 दिन पहले ही वो सद्दा बेगम और हरवा बेगम की बातों पर अमल करती इस्लार से छुपकर हॉस्पिटल गई थी, जहाँ इसके मुख्तलिफ टेस्ट वगैरह हुए थे। आज वो अपनी रिपोर्ट्स लेने आई थी, मगर डॉक्टर के अल्फाज़ों ने इसके सर पर कोई पहाड़ तोड़ा था। वो लरज़ते कदमों और भीगी आँखों से वहाँ से निकली थी और अब एक-एक ऐसे रास्ते पर गामसन थी जिसकी मंजिल से वो खुद भी अनजान थी और चलते-चलते एक सुनसान सड़क पर आ गई। इसे नहीं पता था वो कहाँ जा रही है। इस वक्त वो अपने होशो-हवास में नहीं थी। आखिर बीच सड़क पर आकर वो घुटनों के बल नीचे बैठ गई थी और खाली-खाली नज़रों से अपने हाथ की लकीरों को घूरने लगी। जब आंसू हज़ारों कतार बह रहे थे, क्यों अल्लाह इतनी आज़माइश? अल्लाह मैं तेरी बहुत गुनहगार बंदी हूँ, लेकिन मुझ में हौसला नहीं है ये सब बर्दाश्त कर सकूँ। मैंने कभी तेरी नाफरमानी नहीं की। हर बार तेरे आगे हाथ फैलाया, तूने मुझे हर नेमत से नवाजा, मगर तूने मुझे औलाद की नेमत से महरूम क्यों रखा? अल्लाह मैं अपने गुनाहों की तुझसे माफ़ी मांगती हूँ, तो मुझे माफ़ कर दे, तो मगर मेरी ये आज़माइश ख़त्म कर दे। अल्लाह वो तड़प कर अल्लाह को पुकार रही थी। वो इस वक्त इतने काबिल रहम लग रही थी कि अगर कोई और इसे देख लेता तो इसका दिल फट जाता। अल्लाह मेरी आज़माइश ख़त्म कर दे, तेरे सामने तुझसे रहम की भीख मांगती हूँ। तू बहुत बड़ा रहीम है, तू मुझे नवाज दे, तू मुझे औलाद से नवाज दे। वो हाथों में सर गिराए गिड़गिड़ा कर अल्लाह से मांग रही थी। रोते-रोते इसकी हिचकियाँ बन गई थी। वो तो हर चीज़ पर कादिर था, कैसे इसकी पुकार को अनसुना करता। अचानक इसे दाएं तरफ से सड़क के किनारे से सरसराहट महसूस हुई। इसने मुड़कर देखा तो एक कुत्ता किसी कागज़ के कार्टन को फाड़ने की कोशिश कर रहा था। वो बेख्याली में उठी और इस तरफ बढ़ गई। इसे खुद भी नहीं पता था वो इस तरफ क्यों जा रही है। रात का अंधेरा फैलने लगा था। जैसे-जैसे इसके कदम इस तरफ बढ़ने लगे थे, इसे हल्की-हल्की सी किसी बिल्ली के रोने की आवाज़ आने लगी थी। पहले तो इसे वो आवाज़ किसी बिल्ली के बच्चे की लगी थी। इसे ख्याल के तहत वो कुत्ते से इस बिल्ली की हिफाजत करने के लिए जल्दी से आगे बढ़ी थी, मगर पास पहुंचने पर जो मंजर इसने देखा था, इसे अपने पैरों से ज़मीन खिसकती महसूस हुई थी। वो होश में आती एक पत्थर उठाकर कुत्ते पर हमलावर हुई थी। कुत्ता पत्थर लगने की वजह से भौंकते हुए वहां से भागकर निकला था। जीजा बेकरारी से इस बॉक्स तक पहुंची थी जिसे कुत्ते ने फाड़ दिया था। इस बॉक्स में वो कोई बिल्ली नहीं बल्कि एक बच्ची थी जो बमुश्किल चंद घंटों की ही थी। एक पुराने से कपड़े में लिपटी वो बच्ची अपनी नीली आंखों को खोले जीजा को देख रही थी और भूख की वजह से बार बार अपनी जुबान निकाल रही थी। जीजा ने बेचैनी से इसे उठाकर सीने में भींच लिया। इसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि सीना तोड़कर बाहर आ जाएगा। अगर वो इस वक्त वहां पर ना पहुंचती तो वो जानवर इसको चीर फाड़ कर खा जाते। इसने आसपास इस बच्चे के वालिदैन को ढूंढना चाहा, मगर वहां इस वक्त कोई भी ना था। जैसे जैसे इसके हवास बहाल हो रहे थे, इसने एक एक नजर इस बॉक्स को देखा। वो बच्ची तो ना थी जो इस बच्चे के इस कार्टन में मौजूदगी को समझ ना पाती। कोई अपनी अनचाही औलाद को रास्ते में फेंक कर चला गया है। इसने गौर से देखा। इसने एक नज़र आसमान की तरफ देखा और अपनी चादर से इस बच्ची को लपेटकर सीने से लगाती वहां से चली आई और रास्ते की तरफ निकल गई। बड़ी अम्मी जीजा कहाँ है? इस्लार अभी ऑफिस से आया था, मगर इसे अपने कमरे में ना पाकर वो फरवा बेगम के पास आया। बेटा, वो अपनी एक दोस्त की तरफ गई है, थोड़ी देर तक आ जाएगी। तुम बैठो, मैं चाय बनवाती हूँ। इन्होंने फौरन बात बनाई कि कहीं वो गुस्सा ही ना करने लग जाए। नहीं, मैं चाय नहीं पीऊँगा, थोड़ी देर में सब आ जाएंगे तो इनके साथ ही डिनर करूँगा। इस्लार ने इनको बोलता ऊपर कमरे में चला गया था। आपकी बेटी बहुत तंग करती है, मैं इनको नहीं उठा रही। अब शिफा अपनी 2.5 साला बेटी आदम की गोद में पटकती रूहानसी लहजे में बोली। 5 साला मन्नत ने घूरकर आदम की गोद में बैठी अपनी छोटी बहन सफ़ा को देखा जो अपने बाप की पेट से खेल रही थी। तुम्हें शर्म नहीं आती? मामा को तंग करती हो? मन्नत ने अपनी छोटी सी नाक फुलाकर कहा और शिफा के साथ खड़ी हो गई। पापा, सफ़ा ने अपने होंठों को बाहर निकाल कर कहा तो आदम अपनी बेटी की सदा पर फिदा हो गया था। खबरदार, आप दोनों ने मेरी प्रिंसेस को डांटा तो आदम ने मसनूई घूरी से मन्नत और शिफा को नवाजा। पापा, ये बहुत ज़्यादा चालाक है। इसने मेरे स्कूल की कॉपी भी फाड़ दी है और मामा को भी सोने नहीं देती। इनको भी बहुत ज़्यादा तंग करती है। मन्नत ने मुंह बनाकर आदम से शिकायत की। सफ़ा बच्चे, आपने दीदा की कॉपी क्यों फाड़ी है? आदम ने सफ़ा से संजीदगी से पूछा। नो, इसने फौरन नफ़ी में गर्दन हिलाई। इसके झूठ पर शिफा और मन्नत ने हैरानी से इसकी एक दूसरे की तरफ देखा। वो छोटी सी पटाखा मन्नत से भी 2 हाथ आगे थी। बाहर से शाजिम और जाजिम की आवाज़ पर मन्नत बाहर की तरफ भागी थी। इसकी तकलीफ में छोटे छोटे कदम उठाती सफ़ा भी बाहर निकल गई। आदम ने सर था पाँव अपनी नाराज बीवी को दीवानावार नजरों से देखा था जो गुस्से में मुंह फैलाए बैठी थी। गुस्सा क्यों है मन्नत की मामा?
वो इसे पीछे से बाहों में भरते गंभीर लहजे में इसके कान के पास बोला था। शिफा जो मुंह फुलाए बैठी हुई थी अचानक इसके इस कदर करीब आने पर बौखला गई थी। नन्ना वो हमेशा की तरह इसके करीब आने पर कुछ बोल ही ना पाती थी, बल्कि लरस जाया करती थी। बहुत तंग करती है आपको मेरी बेटी? आदम ने सरगोशी में इससे पूछा, जबकि बोलते हुए लब इसके कान की नोक को छू रहे थे, जिससे शिफा के चेहरे पर सुर्खी छा गई थी। जी, इसने इस बात में सर हिलाया। चले, इसका भी एक हल है मेरे पास। वो इसे सीधा करता शिफा का रुख अपनी तरफ कर गया। क्या? इसने पुरजोश होकर पूछा। मैं सोच रहा हूँ इसको बिजी करने के लिए हमें एक अदद इसके भाई का इंतजाम करना चाहिए, ताकि वो आपको तंग करने के बजाय अपने भाई को तंग करे और हम दोनों एक दूसरे को तंग करने का मौका दें। वो जिस कदर संजीदगी से बोला था, शिफा का चेहरा इस हद तक सुर्ख हो गया था। इससे पहले कि वो भागती, आदम ने इसे खींचकर बेड पर लिटाया और इसके बालों को मुट्ठी में दबोचकर इसके लबों को कैद कर गया। शिफा घबराकर इसके कॉलर को थाम गई। आदम हमेशा अचानक इसके होंठों को कैद करके इसकी सांसों को खुद से उलझा गया था। अचानक दरवाज़ा खुलने पर वो इससे झटके से दूर हुआ था। शिफा बेचारी खुद को ठीक से संभाल भी ना पाई थी कि वो बेड पर लेटी ही रहेगी। दरवाजे पर सफ़ा को रोते हुए खड़ी थी। क्या हुआ मेरे बच्चे को? आदम एक नज़र अपनी बीवी के बिखरे सरापे पर डालता सफ़ा के पास आया और इसको लिए बाहर निकल गया। इसके निकलते ही शिफा ने दरवाजे को घूरकर देखा। आदम वक्त के साथ साथ मज़ीद बेबाक हो गया था। उम्र का असर तो इसको हुआ ही ना था। 35 साल की उम्र में भी इसकी शख्सियत में मज़ीद कशिश आ गई थी, जबकि शिफा अगर रोज़ की तरह ही मासूम थी। वो छोटी छोटी बातों पर शर्मा जाया करती थी, मगर आदम की मोहब्बत इसके चेहरे पर मज़ीद निखार आ गया था। वो सुख चेहरे के साथ अपनी हालत सुधारती बाहर निकल आई, जहाँ आज फरवा बेगम ने सबकी दावत की थी। परी और आहद अपने दोनों बच्चों 8 साला आहद और 1 साला हादिया के साथ आए हुए थे। आयत को अल्लाह ने 2 जुड़वा बेटों से नवाजा था, शाजिम और जाजिम। जाजिम माँ की तरह ही मासूम और सबका ख्याल रखने वाला था, जबकि शाजिम इतना ही संजीदा और मार धाड़ करने वाला था। बिना हाथ के तो वो बात करना ही गवारा ना करता था। शाजिम की इस आदत से आयत बेइंतहा तंग थी। शहरयार और आलिया का भी एक ही बेटा था, जो भी 2 साल का ही था। असलान ज़रिश के जाने के बाद भी वो ज़रिश को हर जगह तलाश करता रहा, लेकिन वो नहीं मिली थी। आखिर में वो सब अल्लाह के सुपुर्द करता अपनी फैमिली की खुशियों में मसरूफ़ हो गया। लेकिन अब भी इसे अपनी बहन शिद्दत से याद आती थी। वो बस इसके लिए दुआ गो था कि वो जहाँ भी हो खुश हो और सुकून में हो। अकीदत और अर्श का एक ही बेटा था, 3 साला अरशमान, जिसका नाम जीज़ा ने अपनी पसंद से रखा था, और वो जीज़ा का सबसे लाडला भतीजा था। इसकी आदतें आदम की तरह थी, समझदार और सबका ख्याल रखने वाला। फरजाद और हानिया की एक बेटी थी, दुआ। लेकिन अपनी फैमिली के साथ दुबई जाने की वजह से वो आज की दावत में शामिल ना हो पाए थे। सब मर्द हजरात गार्डन में एक तरफ रखे सोफे पर बैठे हुए थे, जबकि अरीब और मन्नत सारे बच्चों को गार्डन के दूसरे साइड पर बिठाकर पढ़ाने में मसरूफ़ थे और औरतें खाने के इंतज़ाम में मसरूफ़ थी। सलार बार बार बेचैनी से जीज़ा का नंबर ट्राई कर रहा था और दरवाजे पर भी नज़र डाल देता। फरवा बेगम और सदा बेगम भी परेशान हो गई थी, क्योंकि रात के 8 बज चुके थे, जबकि वो 6 बजे तक वापस आने का बोलकर अस्पताल गई थी। जीज़ा कहाँ गई है? अभी तक आई नहीं। वो सब बिजनेस की बातें कर रहे थे, लेकिन सलार के चेहरे पर फिक्र देखकर आदम ने इसे मुखातिब करके पूछा। बड़ी अम्मी बता रही थी किसी दोस्त की तरफ गई है, आती होगी। सलार संजीदगी से जवाब देकर सीधा होकर बैठ गया था। यार, तुम दोनों अपनी बेटियों को संभालो, मेरी बेटियों के पीछे क्यों पड़े रहते हैं? आदम ने बच्चों की तरफ देखकर आहद और बिलाज को मुखातिब किया। अरीब और मन्नत गुस्से से एक दूसरे को घूर रहे थे। वहीं शाजिम सफ़ा की चोटी पकड़े खड़ा था और अरशमान शाजिम से सफ़ा को बचाने की कोशिश कर रहा था। अपने मामू पर गया है, मैं क्या करूं? दोनों ने यकजुबान होकर सलार की तरफ देखकर कंधे उचकाए थे, जैसे कह रही हो जो कहना है इससे कहो। वैसे आप लोगों को अपनी हरकतों के बारे में क्या ख्याल है? सलार के बदले अर्श ने दोनों को जवाब दिया था, जबकि सलार ने सिर्फ इनको घूरने पर इक्तफा किया था। इससे पहले वो उठकर बच्चों की तरफ जाता, दरवाजे से अंदर आती जीज़ा पर नजर पड़ते ही सब के कदम थमे थे। वही हाल वहाँ मौजूद तमाम मर्दों का भी था। वो सारे मर्द उठ खड़े हुए थे। बच्चे की तरह उठाई से चादर को देखकर सब हैरान हो गए थे। सबसे पहले आदम हैरानी से इसकी तरफ बढ़ा था।
बच्चे ये क्या है? इसने जीजा के हाथ से वो चादर लेनी चाहिए मगर वहाँ मौजूद बच्चों को देखकर इसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। भाई ये मेरी बेटी है, जीजा ने मुस्कुराकर कहा। इसके चेहरे पर आंखों की चमक को देखकर सलार भी इसके पास आया था। इसकी गोद में मौजूद बच्चे को देखकर वो भी थम सा गया था। जीजा की पुरजोश आवाज़ पर सारी ख़वातीन बाहर आ गई थी मगर इसके हाथ में बच्चे को देखकर वो वहाँ हैरान और परेशान हो गई थी। किसका बच्चा है ये? सलार ने संजीदगी से पूछा। जीजा की आंखों की चमक देखकर वो इससे मज़ीद तकलीफ़ हुई थी। ये मेरी बेटी है, देखें इसे बिल्कुल मेरी तरह है। आपको पता है मैं आज डॉक्टर के पास गई थी लेकिन इसने कहा मैं कभी माँ नहीं बन सकती, लेकिन अल्लाह ने मेरी सुन ली है, इसने मुझे मेरी बेटी दे दी है। वो रोते रोते बोल रही थी। वहाँ मौजूद हर इंसान की आंखें नम हो गई थी लेकिन इसकी आंखें मुस्कुरा रही थी। सलार इसकी बात पर तड़प गया था और इसके पास आया आदम इसकी तरफ से चेहरा मोड़कर खड़ा हो गया था। वो अपनी बहन की ये बेबसी मजीद ना देख पा रहा था। जीजा यहाँ देखो, तुमसे डॉक्टर ने जो भी कहा है भूल जाओ इसे, हम सब हैं ना तुम्हारे साथ, तुम फिक्र क्यों करती हो? सलार जब्त से इसका चेहरा थामे हुए बेबसी से बोला था। मैं भूल चुकी हूँ सलार, जो डॉक्टर ने कहा मुझे इस बात का कोई गम नहीं है। जीजा ने मुस्कुराकर जवाब दिया और इस बच्चे की तरह मुतवज्जो हो गई। शायद इसको भूख लगी है। ये किसका बच्चा है? कहाँ से लाई हो? मुझे बताओ। मैं इसे वापस करके आता हूँ। इसने जीजा के हाथ से बच्ची ली थी। ये मेरी बच्ची है, मुझे यकीन क्यों नहीं कर रहे? अल्लाह ने मेरे सब्र का इनाम दिया है मुझे। जीजा इनकी आंखों में देखकर भी यकीनी से बोली थी। भाई मेरा यकीन करें। वो आदम के पास आकर इसका बाजू थाम की थी। मेरी जान, मुझे तुम पर यकीन है, लेकिन तुम बताओ तुम इसको कहाँ से लेकर आई हो? देखो इसकी माँ बाप इसके लिए परेशान हो रहे होंगे। आदम इसे सीने से लगाकर मोहब्बत से बोला था। शहरयार, हर्ष और राहत, बिलाज सबके चेहरे पर जीजा के लिए परेशानी थी। भाई मेरा यकीन करें, मैं इसे कहीं से चुरा कर नहीं लाई, ये तो मुझे रास्ते में मिली। जीजा इनको शुरू से लेकर आखिर तक सब बताती चली गई। सब इंतहा हैरान थे। तुम सच कह रही हो ना? आदम ने किसी खदशे के तहत पूछा था। मैंने आज तक कभी झूठ नहीं बोला है आपसे। इसने शिकायती नज़रों से आदम को देखा। नहीं मेरी गुड़िया, मुझे यकीन है तुम पर। आदम ने फरते जज्बात से इसका माथा चूमा था लेकिन सलार बिल्कुल संजीदा हो गया था। वो अपनी बीवी के चेहरे से खुशी के छिन जाने के डर से खौफजदा हो गया था। आदम के इशारे पर अर्श वहाँ से निकला था ताकि जीजा की बात की तस्दीक कर सके। बिलाज भी इसके साथ हो गया था। अम्मी से भूख लगी है, क्या करूँ? वो परेशानी से बच्ची को लेकर फरवा बेगम के पास आई थी। तुम फिक्र मत करो, मैं इसके लिए दूध बना कर लाती हूँ, तुम इसे सज्जा के हवाले करो और फ्रेश होकर आओ, फरवा बेगम ने जल्दी से कहा। वो फिलहाल कोई भी ऐसी बात नहीं करना चाहती थी जिससे जीजा को तकलीफ हो। इनके लिए तो इस बात को हजम करना ही मुश्किल हो गया था कि वो कभी माँ नहीं बन सकती। छोटी अम्मी, पहले इसे नहलाना पड़ेगा, आप मुझे एक बार सिखा दें, अगली बार इसके काम मैं खुद करूँगी। जीजा के होंठों पर मुस्कुराहट अलग थी। ठीक है चलो तुम मेरे साथ, मैं तुम्हें सिखा देती हूँ। सद्दा बेगम इसकी खुशी देखती अपने साथ कमरे में ले गई थी। भाई अगर इस बच्चे के वालिदैन आकर इसको ले गए तो वो पूरी तरह से टूट जाएगी, सलार ने बेबसी से कहा। इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा, मेरा दिल कह रहा है। जीजा की हर बात में सदाकत है, आदम ने यकीन से कहा। सलार आगे से कुछ बोल ना सका था और बेबसी से वापस बैठ गया। थोड़ी देर में बिलाज और अर्श हर चीज़ का अच्छे से मुआयना करके वापस आ गए थे। भाई जीजा बिल्कुल सच कह रही थी क्योंकि वो अस्पताल से निकली तो वो बिल्कुल खाली हाथ थी और जिस जगह का इसने बताया था वहाँ वाकई एक खाली कॉटन पड़ा हुआ था जिसको शायद किसी जानवर ने फाड़ा था और इस कॉटन को देखकर साफ पता चल रहा था कि इसमें कोई बच्चा सोया हुआ था क्योंकि वो गंदा हो गया था। और दूसरी बात, जहाँ से जीजा को ये बच्ची मिली है इसके रोड के दूसरी तरफ से लगी सीसीटीवी कैमरे में साफ देखा जा सकता है कि एक चादर में लिपटी औरत इस बॉक्स को उठाकर इस तरफ गई, जिसका मतलब साफ है कि जिसने भी इस बच्ची को वहाँ फेंका है जानबूझकर फेंका। इसका मतलब ये है कि इस बच्चे का अब कोई वारिस नहीं है। इलाज की बात पर आदम ने सलार की तरफ देखा जबकि सब हैरान थे कैसे कोई माँ बाप अपनी औलाद को इस तरह बेआसरा फेंक सकते हैं। भाई अगर इस बच्चे का कोई नहीं है तो मैं इसको अपनी बेटी बनाना चाहूँगा, सलार ने संजीदगी से कहा जबकि आंखें इसकी भी रोशन हो गई थी। इसके फैसले पर सबने न सिर्फ मुत्तफिक हुए थे बल्कि खुश भी हो गए थे। इंशाल्लाह तुम्हारा ये फैसला बेहतरीन साबित होगा। शहरयार की बात पर सबने यकजुबान होकर आमीन कहा था। ये कितनी प्यारी है ना आप भी, वो बच्चों की तरह खुश होते बोली थी। परी ने मोहब्बत से जीजा को देखा जो अपनी बच्ची को पाकर बेइंतहा खुश थी। शिफा, अकीदत, आयत, आलिया सब इसके चेहरे पर मुस्कुराहट देखती बहुत खुश थी। हाँ बहुत प्यारी है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। आज से ये सिर्फ तुम्हारी है, इसका ख्याल तुमने रखना है। परी ने इस बच्ची को कपड़े पहनाकर जीजा के हवाले किया। इसने किसी मताए जान की तरह इस बच्ची को अपने बाजू में भर लिया था। इसकी हेज़ल ग्रीन आंखों ने सबको अपनी तरफ मुतवज्जह कर लिया था। ये दूध
पिलाएं, इससे भूख लगी होगी। शिफा ने दूध की बोतल जीजा के हवाले करते हुए कहा तो इसने मुस्कुराकर थाम लिया। पेट में खुराक जाते ही वो बच्ची मुस्कुराकर आंखें मूंद की थी। फिर इसे लेकर सब बाहर आ गए। जैसे ही बच्चों को पता चला कि एक नन्ही मेहमान आई है, वो इसको देखने के लिए पागल हो रहे थे। अकीदत ने बच्ची को नींद की वजह से सबको इससे दूर रखा था। अर्शमान ने अपनी फेवरेट फुप्पो की गोद में एक मासूम परी को घूरकर देखा था, जिसके आने की वजह से जीजा ने एक बार भी इसको नहीं देखा था। वो रात इन सब ने जीजा की खुशी में खुश होकर गुजारी थी। सब अपने अपने घरों को लौट के थे। सलार इसका नाम क्या रखेंगे हम? जीजा अपनी बच्ची को बेड पर लेटाए इसके छोटे छोटे हाथों से खेलते हुए पूछ रही थी। सलार अपनी घड़ी और मोबाइल साइड टेबल पर रखकर इसके कंधों पर बाजू फैलाकर इसके साथ बैठ गया। सलार इसका नाम क्या रखेंगे हम? जीजा इस बच्ची को बेड पर लेटाते इसके छोटे छोटे हाथों से खेलते हुए पूछने लगी। सलार अपनी घड़ी और मोबाइल साइड टेबल पर रखते इसके कंधे पर बाजू फैलाकर इसके साथ ही बैठ गया था। जीजा ने मुस्कुराकर इसको देखा। तुम क्या नाम रखना चाहती हो इसका? सलार ने मोहब्बत से इसके चेहरे पर नजरें जमाई गंभीर लहजे में पूछा था। मैं चाहती हूँ हमारी बेटी का नाम आप रखें, जीजा मुस्कुराकर बोली थी। मुस्कुराहट इसके चेहरे से गायब होने का नाम ही ना ले रही थी। सलार ने इस बच्ची के चेहरे की तरफ देखा। फातिमा। एकदम सलार की आंखों के सामने फातिमा का मुस्कुराता चेहरा लहराया तो इसके मुंह से बेसाख्ता निकला और घबरा कर इसने जीजा की तरफ देखा कि कहीं वो बुरा ही ना मान जाए, मगर इसके चेहरे पर इत्मीनान और मुस्कुराहट देखता वो पुरसकून हो गया था। तुम जो बोलोगी वही नाम रखेंगे हम, सलार संभल कर बोला। आज से इसका नाम फातिमा ही होगा, हमारी फातिमा। जीजा मानियत भरे लहजे में बोलती सलार के सीने पर सर टिका गई थी। सलार ने भी इसके गिर्द बाजू बांध दिए थे। 4 साल बाद आपके बेटे ने फातिमा को थप्पड़ मारा है। मैं आपको बता रही हूँ, ये मुझसे पिट जाएगा, फिर मुझे मत बोलिएगा कुछ। अकीदत गुस्से से अरशमान का बाजू पकड़े खींचते हुए अरशमान के पास आई थी। माँ, वो बहुत गंदी है, इसलिए थप्पड़ मारा है मैंने। इसने संजीदगी से अपनी माँ की तरफ देखकर कहा था। मान के वो बुरा ही ना मान बुरी बात है, बहन है वो आपकी, ऐसा नहीं बोलते। अर्श ने इसे संजीदगी से समझाया। नो, वो मेरी बहन नहीं है। जब भी वो मैं फूफो के पास बैठता हूँ इसका रोना शुरू हो जाता है, इसलिए मैंने इसको थप्पड़ मारा है। वो शर्मिंदा होने के बजाय गुस्से से बोला। देख रहे हैं आपके लाड प्यार का नतीजा कितना खुदसर होता जा रहा है। कल स्कूल भी इसे धक्का देकर गिरा दिया था और आज थप्पड़ मार दिया है। मैं आपको बता रही हूँ, अपनी औलाद को आप ही संभालें। अकीदत इन दोनों को गुस्से से सुनाती पैर पटकती बाहर निकल गई थी। कर दिया ना मेरी बीवी को नाराज़। अर्श ने इसको देखकर अफसोस से कहा, आपकी बीवी शुरू से ही ऐसी है, मुझे ब्लेम मत करें। वो 2 फुट का बच्चा संजीदगी से बोलता कंधे उचका गया। अर्श ने घूरकर इसको देखा था, मगर सामने भी अरशमान खानज़ादा था, जिस पर इसकी घुरी का कोई असर ना होना था। मॉम, जाजिम ने आयत को पुकारा, जो अस्पताल जाने की तैयारी कर रही थी। गुज़रे सालों में न सिर्फ इसने अपनी मेडिकल की डिग्री मुकम्मल की थी, बल्कि आदम के बनाए गए अस्पताल में मुकम्मल ड्यूटी सर अंजाम दे रही थी। जी मेरा बच्चा है, इसने मसरूफ़ अंदाज में पूछा। आप शाजिम को समझाएं, वो स्कूल में बच्चों से लड़ता है, मुझे इसकी आदत बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। जाजिम ने संजीदगी से माँ से शाजिम की शिकायत की। आयत ने हाथ रोककर जाजिम की तरफ देखा, जो अपने भाई की हरकतों की वजह से बहुत ज़्यादा शर्मिंदा था। कहाँ है शाजिम? आयत ने संजीदगी से पूछा। वो डैड और चाचू से फाइटिंग की क्लास ले रहा है, जाजिम ने संजीदगी से कहा। आज तो मैं इन तीनों को अच्छे से बताती हूँ। आयत गुस्से से कमरे से निकलकर बैक साइड पर बने गार्डन में आई थी, जहाँ ब्लाज शाजिम को मारने का इशारा करता अपनी तरफ बुला रहा था। इससे पहले कि वो अपना पाँव का वार ब्लाज के पेट पर करता, आयत धनधनाती हुई आई और इसे खींचकर पीछे किया। व्हाट हैपन मॉम? शाजिम ने संजीदगी से पूछा। ब्लाज ने अपनी जानम के गुस्से से सूख पड़ते चेहरे को देखकर मुस्कुराया था, जबकि फरजाद मुस्कुराकर वहां रखी चेयर पर बैठ चुका था। कहीं के गुंडे लगे हो तुम, जो मारधाड़ सीख रहे हो? आयत ने घूरकर इसको देखा था। नहीं, लेकिन हर इंसान को ये सब आना चाहिए, क्योंकि हाथों के होते हुए जुबान का इस्तेमाल क्यों करना? भल वो संजीदगी से कहता, दोबारा अपनी पोजीशन संभाल चुका था। शाजिम, मैं तुम्हारी पिटाई कर दूंगी, वो तंग आकर चटकते हुए बोली थी। गुड, ओके डैड, पहले आप मॉम को क्लास दे दें, मैं बाद में आ जाऊँगा। शाजिम मुस्कुराकर कहता वहाँ से निकल गया था। इतने गुस्से से ब्लाज और फरजाद को घूरा, जो मुस्कुराहट जब्त करते इसे ही देख रहे थे। अल्लाह पूछे आप दोनों से, जो मेरे मासूम बच्चे को बिगाड़ रहे हैं। वो गुस्से से बोलती वहाँ से निकल गई थी। पीछे इन दोनों का कहका गूंजा था, तो शाजिम को मासूम कहने पर। बुरी बात डैड, अरे जाओ, पूरे के पूरे माँ के चमचे हो तुम। ब्लाज ने इससे घूरकर
कहा तो वो मुंह बनाता अपनी माँ के पीछे चला गया था। अंधेरे कमरे में बैठी वो औरत सामने बोर्ड पर मौजूद तस्वीरों को देखकर पूरी स्टार्स मुस्कुरा रही थी। आदम खानजादा और शिफा शहरयार और मन्नत की तस्वीरें थी जिन पर इसने क्रॉस लगाया हुआ था। मॉम आर यू ओके? किसी बच्चे की आवाज़ पर वो अपने चेहरे पर किसी बच्चे की आवाज़ पर वो अपने चेहरे पर उदासी सजाती बाहर निकल गई थी। खत्म छूट। तो जी यहाँ पे हमारे नावल का नाम था अव्वल लम्से जुनून। लम्से जुनून है, सिर्फ अव्वल नहीं होगा। और राइटर हैं इसकी जरनाब चांद। आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये नावल कैसा लगा। अगर पसंद आया तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा और लाइक भी। अल्लाह हाफिज़।